संसद संसद का दूसरा भाग है राज्यसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है। इसे याद रखिएगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रश्न कोश। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है। पहला प्रश्न, तो निश्चित सदस्य संख्या है 250। ऑप्शन डी। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 8 संघीय क्षेत्रों जैसे 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य नहीं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन।
संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ऑप्शन बी। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तीनों के तीनों ही गलत हैं, इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। एक्सप्लेनेशन, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली और पुडुचेरी का हुआ था और जम्मू और कश्मीर के लिए भी है। यहाँ पे निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? पहला, ये भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 नहीं 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं हो सकते, 30 वर्ष। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है वो सही है, ऑप्शन सी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है आर। अभिकथन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और इसको यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोनों सही है यहाँ पे। आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं और ये जो है दोनों सही है, ए और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? इस सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, कुछ सदस्य, तो यहाँ पे 1/3 सदस्य होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसी को भी प्राप्त नहीं है, तो उपयुक्त में से किसी को भी नहीं, क्योंकि एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता या नहीं होता है, ऑप्शन ए। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है,
1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो ये भंग हो ही नहीं सकती क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं भंग की जा सकती क्योंकि स्थायी सदन है, इसलिए उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन 12 सी। अनुच्छेद 81 क एवं अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, नहीं, राज्यसभा में 12 सदस्य, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, ये अब चेंज कर दिया गया है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बी। दिए गए अभिकथनों में अभिकथन 2 गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ऑप्शन बी। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन के लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो वो थी नरगिस दत्त, ऑप्शन बी। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा सदस्य थी जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रहीं। वैजयंती माला बाली 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थीं। देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थीं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है, सही नहीं है? यहाँ पूछा है सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में की विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, नहीं, लोकसभा भी यहाँ बना सकती है, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय में विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। अतः कथन डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा, नहीं, लोकसभा द्वारा वो भी नहीं, सी है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से नहीं, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले राज्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए तो संसद वहाँ पे विधि बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के
विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो ये था अनुच्छेद 249 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई भी शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये बात भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। यहाँ पे ऑप्शन बी 1 और 2 जो है वो सही है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 के तहत ये मेंशन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती, तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी, उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण आर, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कारण सही है, लेकिन कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे है कथन ए गलत है, किंतु आर सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? यह है धन विधेयक, जो कि केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो यहाँ पे लोकसभा जो है वो राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा ही करेगी जो कुछ करना होगा, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? पहला है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में ये राज्यसभा को प्राप्त है। तो 1, 2, 3 हैं, ऑप्शन बी। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं उनके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? पहला, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे
तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इस प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है ऑप्शन डी 249। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ये एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, के लिए यदि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? संविधान में संशोधन करने की दोनों की बराबर ही शक्तियां हैं, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्ति प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे सकता है? नहीं। संसद भंग हो जाती है? नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? नहीं। इसलिए उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ऑप्शन डी। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये प्रश्न जो है 1999 का है और उसके अकॉर्डिंग हम करंट के अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तेलंगाना को 60 सीटें मिली हैं, 7, जबकि तमिलनाडु को 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में 11 सीटें हैं। राजस्थान में 10 सीटें हैं। उस हिसाब से आंध्र प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं, यहाँ नीचे दिया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें, उड़ीसा राजस्थान में 10 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एनसीटी दिल्ली में 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी में प्रत्येक में 1 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थान के योग है? तो ये 2000 का प्रश्न है, ईयर 2000 का। तो ये करंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। दिए गए राज्यों में राज्यसभा की सीटें इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश में अब 11 हैं, पूर्व में 18 थी। मध्य प्रदेश में अब 11 हैं, जो पूर्व में 16 थी। तमिलनाडु में 18 हैं और
बिहार में 16 हैं, गुजरात में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं जो कि पूर्व में 34 थे। पश्चिम बंगाल में 16 हैं, कर्नाटक में 12 हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 34 सीटों से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या घटकर वहां 16 से 11 रह गई है। बिहार 22 सीटें हैं से झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या अब 16 रह गई है। 22 सीटें पहले थी, अब झारखंड बन जाने के कारण 16 रह गई हैं। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट और तेलंगाना में 7 सीटें हैं। चूँकि प्रश्न वर्ष 2000 का है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 34 थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी कि 18 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व में 16 के योग के बराबर थी। प्रश्न संख्या 39, नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश 16 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप इसे करंट के अकॉर्डिंग एक बार मैच कर लेंगे जो हमने ऊपर शीट दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे भी आप एक बार करंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं सीधे। राजस्थान में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं 10 सीटें, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राज्य है और राज्यसभा के सदस्यों की यहाँ पे संख्या दी हुई है। आप यहाँ पे एक बार मैच कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुजरात की 11 सीटें हैं, कर्नाटक की 12, केरल की 9, ओडिशा की 10 सीटें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। बाकी उड़ीसा की 10, तमिलनाडु की 18, महाराष्ट्र की 19 हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की जो सीटें थी वो अब मिला के केवल 11 रह गई हैं, जो कि तेलंगाना अलग हुआ था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्यसभा में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई। शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। दिए गए संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल में 3, झारखंड से 6 और जम्मू कश्मीर से 4। क्वेश्चन नंबर 45, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों क्षेत्रों में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 3, पौंडुचेरी को 1 और जम्मू कश्मीर को 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो यहाँ पे केवल दूसरा जो है वो सही है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य, जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न 47, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा का, ऑप्शन ए। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो ये है राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो वह भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, तो ये 2010 का क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। मीरा कुमार, हामिद अंसारी, नज़मा हेपतुल्ला, प्रतिभा पाटिल। तो इस समय जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं 2022 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। वेंकैया नायडू जी 2022 तक थे और उनके बाद आए हैं जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी। भारतीय संसद दो सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं हो सकता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यहाँ पे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है।